हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए शुरू करते हैं कॉमिक्स निगेटिव्स का चौथा भाग। तुम सब पीछे हट जाओ क्योंकि अब ये दोनों चक्रवात पहाड़ से टकराने वाले हैं। आश्चर्य, यह तो अंधेरे के भी चिथड़े उड़ा रहा है। रात कालीमार गुप टूट पड़ो इस पर इसको और गहरे अंधेरे से ढक लो। यह कोशिश भी करके देख लो। तुम्हारी अगर 10 परछाइयां हैं तो मेरे पास निपटने के लिए इच्छाधारी सर्प है, अनगिनत और अद्भुत शक्तियों वाले। ये तेरी परछाइयों को ऐसे निगल जाएंगे जैसे आग के अंदर घी पिघलकर गायब हो जाता है। बस नागराज, अब तक मैं तेरी क्षमता के अनुसार तुझ पर वार कर रहा था, जो कि अंडमान की शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा है। ये क्या कर रहा है? नागराज संभल कर। यह तुमको ओफ, ये कैसा अंधेरा है? इसके पार तो मेरी सर्प दृष्टि तक नहीं देख पा रही। यह शुद्ध अंधकार है नागराज, और अंधकार की शक्ति के आगे कोई भी शक्ति काम नहीं करती। ओह, यह तो इस अंधेरे में कहीं से भी प्रकट हो जा रहा है, पर इस अंधेरे में भी मेरी शक्तियां काम कर रही है। आह! नागराज अंडमान की दुनिया में पहुंच चुका था। आह! और अंडमान इस दुनिया के नियमों का रचयिता था। नागराज, तुम इस दुष्ट अंडमान से ऐसे जीत नहीं सकते। तुम्हारे पास इसकी शक्तियों की कोई काट नहीं है। इससे निपटने के लिए भी अंधकार की शक्तियां चाहिए। तुम नागों को अपने शरीर में स्थान दे सकते हो। यही तुम मेरे साथ भी कर सकते हो। ऐसे मेरी अंधकार की क्षमता तुम्हारी शक्तियों के साथ जुड़ जाएगी और तब मुकाबला बराबरी का होगा। परंतु तुम तो इनमें से एक नहीं हो। तुमने गलत समझा था नागराज, पर मैं अपने रक्षक की ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकती। अगर तुम पर कोई आंच आई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे इजाजत दो जल्दी। ठीक है, तुम्हें इजाजत है। यामिनी और नागराज की शक्तियां संयुक्त होते ही इस टकराव का रुख बदल गया। यामिनी के शरीर में प्रवेश करने से अब नागराज की नाग शक्तियों में अंधकार की शक्तियां समा गई थी। नागराज, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू अंधकार की शक्तियों में से एक है, और अंधकार की हर शक्ति पर अंडमान का राज चलता है। हम सांस नहीं लेते, पर तेरी जहरीली फूंक मेरे शरीर छिद्रों से शरीर में प्रवेश कर रही है। अच्छा संघर्ष है। देखते हैं कि पहले मुझ पर बेहोशी छाती है या तेरी आंखों के आगे अंधकार। ये धारदार हथियार मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहना मुश्किल है कि मेरी इच्छाधारी शक्ति भी मुझे इस वार से बचा पाएगी या नहीं। अब अगर यह सचमुच समय रहते बेहोश ना हुआ तो मेरा समय यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह हथियार मुझ पर उतनी जोरदार तरीके से हमला नहीं कर रहे हैं जितना कि ये कर सकते हैं। क्या सचमुच अंडमान कमजोर हो रहा है या इसके पीछे कोई और कारण है? पर इसकी कमजोरी के कारण मिले समय का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। उस सर्पनली को बनने में महज कुछ पलों का वक्त लगा और विष का वार सीधा अंडमान के मुंह पर हुआ। अंडमान के दिमाग पर भी अंधकार और तेजी से हावी होने लगा, और उसकी बची खुची चेतना को नागराज के उस भीषण वार ने छीन लिया। अंडमान की चेतना लुप्त होते ही उसकी शक्तियां लुप्त होने लगी। तुमने अंडमान को हराकर असंभव कार्य को संभव किया है नागराज। पहली बार यामिनी का किसी की अधीनता को स्वीकारने का मन कर रहा है। मुझे घुमा फिराकर बात कहना नहीं आता नागराज। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। एकमात्र तुम में ही तल क्षेत्र के विशाल साम्राज्य को अंडमान जैसे दुष्टों से बचा सकने की क्षमता है। तल क्षेत्र, यह कौन सी जगह है? और तुम कौन हो? क्या है तुम्हारी सच्चाई? सच्चाई पर कान नहीं, सिर्फ आंखें यकीन कर सकती है। तुम्हें खुद देखकर ही फैसला लेना होगा। वैसे भी हमको अंडमान को होश में आने से पहले प्रकाश कोष्ठ में कैद करना होगा। अरे, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि सतह से कई किलोमीटर नीचे ही हमारी दुनिया है, जिसको हम तल क्षेत्र कहते हैं। अद्भुत। मैं मैं गुप्त अंधकार में भी कैसे देख पा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे पास सर्प दृष्टि है। देखना तो दूर, आम इंसान यहाँ सांस भी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ की वायु में नाम मात्र की ऑक्सीजन है। समझा? पर यह दुनिया है क्या? किसने बनाई ऐसी दुनिया? पहले अंडमान को सुरक्षित कैद में पहुंचा दूं, फिर विस्तार से बताती हूँ। यह दुनिया बनाई तुम इंसानों ने। सदियों पहले इंसानों में एक खास सजा प्रचलित थी। अंधे कुएं में डालना, या फिर इतनी गहराई में दफन कर देना जहां तक सूर्य की किरण भी ना पहुंचती हो। यह एक शर्तिया और भयानक अंत होता था। प्राचीन मिस्र में हजारों जीवित लोग मृत फिराओं के साथ पिरामिडों में दफना दिए जाते थे, ताकि वे मृत्यु के बाद भी उनकी सेवा करते रहे। कई बार तो प्राकृतिक आपदाओं ने पूरी की पूरी सभ्यताओं को ही जमींदोज कर दिया, पर सदियों से पृथ्वी की
गहराइयों में दफन होने वाले कई लोग मरे नहीं, ये जीवन की अद्भुत सहन शक्ति के कारण उन गहराइयों में भी जीवित रहे। धीरे धीरे उनका स्वरूप अपनी परिस्थितियों के अनुकूल होता गया। भूमिगत लावे की गर्मी उनको जीवन ऊर्जा देती रही और वे अपनी ही परछाइयों में बदल गए। यह बदलाव पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में युगों तक होता रहा, परंतु इसको संगठित करने का काम मेरे पिताजी ने किया। पृथ्वी चाहे सतह पर समुद्रों के कारण बटी हुई हो, पर अंदर से इसका हर भाग आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने लंबी लंबी भूमिगत यात्राएं की और ऐसी हर भूमिगत बस्ती को आपस में जोड़कर निगेटिव्स के साम्राज्य की स्थापना की। निगेटिव्स में अद्भुत शक्तियां थी और ये शक्तियां और विकसित हो रही थी। हम एक नई प्रजाति बन गए थे और हम में इतनी शक्ति पैदा हो चुकी थी कि हम सतह पर बसने वाले मानवों तक को चुनौती दे सके। और तब अंडमान आया। यह दशकों पहले वेनेजुएला की एक गहरी खान में दफन 75 मजदूरों का नेता था। देखते देखते वह पिताजी का चहेता बन गया, परंतु अंदर ही अंदर उसमें पूरी पृथ्वी पर राज्य करने की इच्छा पनप रही थी, जिसके विरोधी मेरे पिताजी हमेशा से रहे थे। उसको इसका मौका भी मिला। मैं नहीं जानती थी कि यह दुर्घटना थी या हत्या, परंतु एक भूमिगत भूकंप के कारण ऊपर आए लावे में मेरे पिताजी की जलकर मौत हो गई और अंडमान को अपनी योजनाओं को पूरा करने का मौका मिल गया। उसने मुझे यानी निगेटिव्स के तल क्षेत्र की वैध उत्तराधिकारी को जादू करने वाली चुड़ैल होने का आरोप लगाकर प्रकाश कोष्ठ में कैद कर दिया और खुद पृथ्वी की सतह पर अपना राज्य फैलाने के षड्यंत्र रचने लगा। पर इसकी हमले की तैयारी के कारण मेरी सुरक्षा में ढील हुई और मैं आज़ाद होकर मानवों को सावधान करने के लिए सतह पर पहुंच गई। अंडमान ने मेरा पीछा किया और आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो, परंतु अंडमान की योजना क्या है यह तो इसके होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा। अरे मेरा सर्प, यह यहाँ कैसे पहुँच गया? जरूर यह मेरा पीछा कर रहा होगा मुझे खास संदेश देने के लिए। पर इसके अनुसार तो ओह, श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर पर हमला हुआ है और आज वहाँ से 5 उपग्रह एक साथ छोड़े जाने वाले हैं। समझी? यानी अंडमान पहले मानवों की प्रगति को नष्ट करना चाहता है और ऐसा लगातार होने से जब मानव कमजोर हो जाएंगे तो फिर यह उन पर हमला करेगा और उनको गाजर मूली की तरह काट डालेगा। अंडमान किसी केशनी का नाम भी ले रहा था। कहीं यह काम उसी का तो नहीं? संभव है। केशिनी बहुत खतरनाक निगेटिव्स है। वह प्रकाश में कई दिनों तक रह सकती है, जबकि एक आम निगेटिव्स प्रकाश किरणों में 2 मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। तो फिर मैं अंडमान के होश में आने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे स्पेस सेंटर जाना होगा। तिरंगा और डोगा अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं। तिरंगा कंट्रोल सेंटर की तरफ जा रहा है और डोगा रॉकेट्स की तरफ। मैं डोगा पर ब्रेक लगाने की कोशिश करती हूँ। तुम तिरंगा का बैरियर बनो। चंडिका ने मुझे भी पागल बना दिया है। ऐसे छोटे मोटे पत्थर फेंकने से भला टैंक को रोका जा सकता है क्या? पर ये क्या? तिरंगा का चेहरा काला क्यों है? और इसके वारों में भी क्रूरता की झलक है। जमीन तक कोयला बन गई है। बेटा पीटर, अब ना तो पीठ दिखाना कोई ऑप्शन है और ना ही इससे जीत पाना। अब तू भी तैयार हो जा कोयला बनने के लिए। उफ, एक तो डोगा और ऊपर से ट्रक में रोकू तो कैसे? अरे हाँ, डोगा का तो ट्रक नहीं, डोगा का तो पता नहीं, पर यह ट्रक डीजल पर चलता है। डीजल खत्म तो पावर खत्म। बधाई हो चंडिका, तूने अपनी मौत को सफलतापूर्वक अपनी ओर खींच लिया है। पर डोगा में ये शक्तियाँ कहाँ से आई और इसके चारों तरफ घूमते ये गोले क्या हैं? ओ गॉड, ये गोलियां हैं या गंदगी का भंडार? लोहे के बैरियर को पूरा काला पोत दिया कोयले की तरह। असंभव, यह डोगा नहीं हो सकता। और अगर यह डोगा ही है तो फिर यह किसी और शक्ति के कब्जे में है। ओ डोगा भाई, हाय, पहचान मैं चंडिका। पहचाना? अब तू मुझे भी ठीक से पहचान ले, क्योंकि एक गोली तेरी खोपड़ी के अंदर जाते ही तू भी हमारी जमात में शामिल होने वाली। देखो ध्रुव, ये वही गोले हैं। डोगा, होश में आओ। इन काली शक्तियों के हाथ का खिलौना मत बनो। ओह ध्रुव, यमदूत से रेस लगा रहे थे क्या? अगर 1 सेकंड और लेट हो जाते तो यमदूत मुझे लेकर निकल चुका होता। अब तुम इससे जैसे चाहे निपटो, मैं बेचारे पीटर को देख कर आती हूँ। न जाने तिरंगा ने अब तक उसे कौन से रंग दिया होगा। आओ, बाल बाल बचा, वरना इस घूमते पहिए ने तो मेरी खोपड़ी तोड़ दी होती। कैप्टन बोलता है कि अपनी डिसएडवांटेज को एडवांटेज बना लो। अब इस पहिए को भला कोई कैसे एडवांटेज बना सकता है? अरे हाँ, बना तो सकता है। बाइक के घूमते पहिए में लबादा फंसा और तिरंगा बाइक में खिंच गया। यस, अब आया है तिरंगा बाइक के नीचे।
लो एडवांटेज फिर से डिसएडवांटेज बन गई। अब तो बेटा पीटर तेरा टिकट तो कट गया। अरे मैं मरने से पहले ही उड़ने कैसे लगा? ये कौन है जो मुझे बचाकर खुद मरने जा रहा है? वैसे देखने से तो ये मुझे परमाणु लग रहा है, पर ये यहाँ पर कैसे आ गया? पहले तिरंगा और डोगा और अब परमाणु। कैप्टन भी आता ही होगा। अगर सभी सुपर हीरोज हैं तो फिर यहाँ पर विलन कौन है? बस तिरंगा, बहुत हो गई तोड़फोड़। यहीं पर अपने कदम रोक ले, वरना तेरे कदम तो रहेंगे पर इनमें उठने के लिए जान नहीं रहेगी। तिरंगा की जान की बात बाद में सोचना परमाणु, पहले तिरंगा को जान तो ले। आहा, तिरंगा ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर सकता और ना ही ऐसी शक्तियां है इसके पास। इस पर जरूर किसी अन्य शक्ति की छाया है। अगर मैं इन शक्तियों को इसके शरीर से दूर कर सकूं तो काम बन जाएगा, पर जब मैं अपने शरीर के ऊपर से इनको हटा नहीं पा रहा हूं तो भला तिरंगा के अंदर से काली छाया को कैसे दूर कर पाऊंगा? शुक्र है कि बूस्टर रॉकेट्स अभी भी काम कर रहे हैं, वरना ये चक्र मुझे इन लच्छों से तो क्या जिंदगी से भी आजाद कर देंगे। अरे जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे इन काले लच्छों की पकड़ कमजोर हो रही है। इसे इस काली कैद से आजाद करने का रास्ता अब मुझे समझ में आ गया। ये काली शक्तियाँ धरती के आसपास मंडराती है, इसलिए तू सतह से जितनी दूर जा रहा है ये काली शक्तियाँ कमजोर पड़ रही है। अगर मेरी शक्ति पृथ्वी पर निर्भर है परमाणु, तो तेरी शक्ति भी यंत्रों के रहमो करम पर है। मेरी बेल्ट में सेल्फ करेक्टिव सर्किट है तिरंगा। कुछ ही पलों में मेरी बेल्ट ठीक हो जाएगी और तब तक मेरा काम हो चुका होगा। परमाणु की शक्ति ही उसकी दुश्मन बन गई थी, और अगर ध्रुव को डोगा से लोहा लेना था तो उसे भी डोगा की शक्ति को उसकी कमजोरी बनाने का तरीका ढूंढना जरूरी हो गया था। उफ, डोगा में ऐसी शक्तियाँ कहाँ से आ गई? शायद ये रहस्यमय गोले ही इसकी ये शक्ति दे रहे हैं। अगर इन्हें डोगा से अलग कर सकें तो इसे रोक सकते हैं। ठीक है, मैं डोगा को रोकता हूँ। अब चंडिका का बहाया व डीजल काम में आएगा। तुम अपनी तंत्र शक्ति में इन रहस्यमय गोलों को कैद करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आग की दीवार डोगा को रोक नहीं पाई। एक तो डोगा, ऊपर से इसकी नई शक्तियाँ। अब ध्रुव भी करे तो क्या करे? जब तक कुछ समझ में ना आए तब तक टाइम पास करना बेस्ट होता है। सुनो डोगा, तुम ये सब जो कर रहे हो गलत है। यहाँ ध्रुव ज़्यादा देर तक डोगा को उलझा नहीं पाएगा। मुझे अपना काम जल्दी खत्म करना होगा। अब यह मक्खी कहाँ से आ गई? तंत्र में विघ्न पड़ रहा है, पर यह उड़ती क्यों नहीं? ओ गोड, ये तो परछाई बन गई, और अब परछाई भी गोले में खिंच रही है। ये गोले तंत्र शक्तियों को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। ये मेरे तंत्र जाल में नहीं फंस सकता, और इनको अगर स्पर्श किया तो मेरा हाल भी मक्खी जैसा ही होगा। अब बस एक ही तरीका बचा है, मुझे खुद तंत्र रूप लेना पड़ेगा। कैप्टन, तुम आ गए स्पेस सेंटर? अब तो वापस जाने की पैकिंग चल रही है। तुम बताओ वहाँ क्या हो रहा है? तिरंगा क्या कर रहा है? ना जाने कहाँ से परमाणु आ गया। उसने तिरंगा को रोकने की कोशिश की पर असफल रहा। वह तिरंगा को हवा में ऊपर ले गया, जहाँ पर तिरंगा से खाली छाया अलग होने लगी। लेकिन तिरंगा, एक मिनट, हवा में कितना ऊपर? यही कोई 60-70 फीट। पर कैप्टन पूरी बात तो सुनो। बाद में पीटर, अभी वक्त कम है। लोरी तैयार रहना, अब शायद तुम्हें मौका मिल सके, क्योंकि मैं डोगा को गोलों से दूर भेजने जा रहा हूँ। स्टार लाइन द्वारा गैस सिलेंडर से बंधा डोगा हवा में रॉकेट की तरह उठता चला गया। अब मौका है लोरी, गोलों को कैद करो। मेरे तंत्र रूप को सफल होना ही पड़ेगा। पर यह क्या? ये गोले मुझे अपने अंदर खींच रहे हैं। लोरी दूर हटो, छोड़ दो इन गोलों को। बहुत दूर देर हो चुकी है लोरी। ओह, ध्रुव के लिए एक भीषण हादसा था, पर उसको इस पर अफसोस करने का भी मौका नहीं मिला। अरे, अब यह गोला इतनी स्पीड से अपने आप कहाँ जा रहा है? उफ, यह मैंने क्या कर दिया? डोगा को उसका मकसद पूरा करने के लिए खुद ही उसे हथियार थमा दिया। अब मैं इसे रोकने के लिए क्या करूं? डोगा का सिर्फ आधा मकसद ही ध्रुव पूरा होने से रोक सकता था, बाकी का आधा मकसद पूरा करने वाला था तिरंगा। अब तिरंगा को मुझे ही रोकना होगा, कम से कम परमाणु के होश में आने तक तो। चंडिका, शुक्र है तुम आ गई। हद है डोगा की हरकत का। डोगा की हरकत का कारण तो दिख रहा था, पर तिरंगा क्या करना चाहता है? अरे, तिरंगा तो पस्त दिख रहा है, पर उसकी शक्तियां बढ़ रही हैं। ये कैसे? यह बाद में सोचना, पहले इन छायाओं से बचो। ये तो डोज करने की जगह भी नहीं दे रहे हैं। ये क्या? स्नेक शील्ड?
अब मैं इतनी इंटेलिजेंट तो हूँ कि समझ लूँ कि अब ब्रह्मांड रक्षकों की लिस्ट पूरी हो रही है। तिरंगा की हालत देखकर स्पष्ट है कि ये निगेटिव्स के प्रभाव में है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।